उन सभी में से एक अपराधी का नाम काय होता है जो टेक्निकल चीजों में काफी ज्यादा माहिर था। इसीलिए वहाँ मौजूद कुछ सोल्जर्स ने काय को बुलाया जिससे कि वो मशीन को ठीक कर सके। ये एक ऐसी श्रेडिंग मशीन होती है जिससे कि सारे अपराधियों के पैर जंजीरों से बंधे होते हैं और अगर मशीन एक्टिवेट कर दिया जाए तो सारे के सारे अपराधी इस मशीन के अंदर खींचे चले आएंगे और बड़े बड़े पंखों की मदद से वो सारे अपराधी मारे जा सकते थे। काय ने मशीन तो ठीक कर दिया था लेकिन उसी समय एक नए अपराधी को वहाँ लेकर आया जाता है। उस नए अपराधी का चेहरा जैसे ही सभी को दिखाया गया तब उसने सोल्जर्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। ये देखकर बाकी कैदियों ने भी बगावत कर दी थी और अब वो सब आजाद होने के लिए सारे सैनिकों को एक साथ मार रहे होते हैं। एक सैनिक जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था वो इन्हें सजा देने के लिए मशीन को जाकर एक्टिवेट कर देता है। वो खतरनाक मशीन तो अब चालू हो चुकी थी जो सारे अपराधियों को अपनी तरफ खींच रही होती है। काय तो इस तरीके से मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए अब काय ने मजबूरी में आकर एक गन उठाई और अपने पैर के ऊपर शूट कर दिया। काय का पैर ही कटकर अलग हो जाता है जिस पर जंजीर लगी थी, यानी कि काय ने आखिरकार बाकी सारे अपराधियों की जान बचा ली। लेकिन काय के पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो वहीं का वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब काय की आंखें खुली तब वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पा रहा था। उसके सामने तो कुछ अनजान लोग मौजूद होते हैं। एक आदमी जिसका नाम हैच था वो काय से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे फादर को बहुत ही ज्यादा करीब से जानता हूँ। हम दोनों ने मिलकर तो काफी सारी जंग में एक साथ लड़ाई की है। कायल जब अपने बिस्तर से उठता है तब उसने नोटिस किया कि उसके कटे हुए पैर की जगह पे अब एक आर्टिफिशियल पैर आ चुका है। यह आर्टिफिशियल पैर तो हैच ने कायल को प्रोवाइड किया था। दरअसल हैच और उसकी पूरी टीम जनरल लैंग नाम की एक एम्परर के अगेंस्ट काम करती थी, लेकिन इन्हीं सारे जानलेवा मिशन के कारण एक दिन उन्होंने कायल के फादर को पकड़ लिया। इसीलिए अब हमें किसी भी तरीके से कायल के फादर को जाकर छुड़वाना होगा। हैच को इस बात का पता होता है कि कायल एक बहुत ही अच्छा पायलट है, इसीलिए वो कायल को समझा रहा था कि तुम्हें एरोहेड नाम की एक स्पेसशिप में जाकर खतरनाक मिशन कंप्लीट करने हैं और इन्हीं सारे मिशंस को कंप्लीट करके हम तुम्हारे फादर को बचा सकते थे। कायल भी अब जाकर हैच की बात मान लेता है। अब हमें अगले ही मोमेंट में स्पेसशिप के अंदर एरोहेड नाम की एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई जा रही थी। इसी स्पेसशिप में कायल अपने स्लीपिंग चैम्बर में आराम कर रहा होता है। अब कायल को यहाँ हैच का मैसेज आता है जो उसे कह रहा था कि तुम्हें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल कर देनी है। कायल को मिशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, इसीलिए वो सिस्टम के अंदर जाकर फाइल्स कॉपी करने लगा। लेकिन तभी कायल अपने स्क्रीन पर देखता है कि डेटा कॉपी करके ट्रांसफर करने में स्पेसशिप का डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन हैच कायल को समझा रहा था कि ये सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए है, बाद में स्पेसशिप पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। कायल ने तो अब स्पेसशिप में मौजूद सारा डेटा कॉपी कर लिया था, लेकिन तभी अगले ही मोमेंट में स्पेसशिप का डिफेंस सिस्टम खराब होने के कारण उसके ऊपर सोलर फ्लेयर्स का हमला होने लगा। ये सोलर फ्लेयर्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है जो कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को जला कर रख दे रही थी। बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स तो अपनी जान बचाकर एस्केपिंग पॉड में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कायल यहाँ स्पेसशिप में मौजूद सारे के सारे डिटेल्स हैच को सेंड तो करना चाहता था, लेकिन रेडिएशन के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता। कायल भी एक छोटे से स्पेसशिप में बैठकर पास ही वाले मून की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में ही वो किसी अनजान प्लैनेट के मून पर लैंड हो चुका था। क्रैश लैंड होने के बाद स्पेसशिप का एआई सिस्टम कायल को बता रहा होता है कि इस प्लैनेट के ऊपर ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है और अब तो एस्केपिंग पॉड खराब होने के कारण उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी थी। इसीलिए कायल को सरवाइव करने का दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। कायल तो स्पेसशिप से बाहर आकर उस सुनसान प्लैनेट की चारों तरफ देखने लग जाता है। कायल का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा होने के कारण उसे पास ही में एक बहुत ही बड़ा शेल्टर मिल जाता है। कायल तो अब अपने सर्वाइवल के लिए उसी शेल्टर की तरफ बढ़ने लगा था। कायल तो अब डायरेक्टली उस शेल्टर के अंदर चला जाता है जिसे कि टेरन नाम की एक सर्वाइवर मिली थी। टेरन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसीलिए कायल उसे अपने स्पेसशिप में लेकर आ गया था। टेरन की अच्छी तरीके से इलाज करके उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी। टेरन तो अब उस छोटी सी स्पेसशिप को एक्सेस करके पता करती है कि उसके बाकी टीम मेंबर्स कहां पर मौजूद हैं। लेकिन टेरन को अभी तक ये नहीं पता था कि कायल उनकी टीम का मेंबर नहीं है, बल्कि वो तो शुरुआत से ही हैच के लिए काम करता है। अब टेरन ने कायल को बताया कि हमारी एरोहेड मेन स्पेसशिप यहाँ से कुछ दूरी पर गिरी हुई है, इसीलिए हमें वक्त से पहले वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो बाकी सारे सर्वाइवर्स यहाँ से लॉन्च करके दूर चले जाएंगे। कायल और टेरन तो अपना अपना ऑक्सीजन मास्क पहनकर स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में ही उन्हें एरोहेड स्पेसशिप दिखाई देने लगी थी, लेकिन साथ ही साथ स्पेसशिप के साइड में एक अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये ऑब्जेक्ट क्या था दोनों में से किसी को भी आइडिया नहीं। अब टेरन को यहाँ पर स्पेसशिप में जितने भी
डेटाज मौजूद थे उसके अंदर कायल का कोई नामो निशान नहीं मिलता। यानी कि वो समझ गई थी कि कायल एक घुसपैठिया है और वो जानबूझकर स्पेसशिप में आया था। सारी पोल खुलने के बाद कायल ने बता दिया होता है कि वो हैच नाम के एक आदमी के लिए काम करता है और उसी ने इस मिशन पर सारे डेटा कलेक्ट करने के लिए उसे भेजा था। लेकिन टेरन कायल को बताती है कि हैच एक बहुत ही बदमाश आदमी है। उसने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कई सारे लोगों का यूज किया और उन्हें मार दिया। लेकिन कायल अभी भी हैच को एक अच्छा आदमी समझता था क्योंकि उसने उसे आर्टिफिशियल पैर दिए होते हैं। सच्चाई पता चलने के बाद कायल को समझ में आ चुका था कि एरोहेड स्पेसशिप में उसकी कोई जगह नहीं है अब, इसीलिए वो वापस अपने छोटे से स्पेसशिप के अंदर चला गया। लेकिन अब एस्केपिंग पॉड के अंदर भी कायल की कोई भी आइडेंटिटी स्कैन नहीं की जा रही थी, यानी कि कायल वहाँ के कोई भी सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। टेरन यहाँ बहुत ज्यादा सोचने के बाद कायल को वापस अपने साथ लेने के लिए आ गई थी क्योंकि इस डेजर्टेड प्लेनेट पर उसके अलावा और कोई भी जिंदा नहीं होता। दोनों ही अब लगातार एरोहेड स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन अचानक वहाँ की एक गुफा के अंदर से कुछ भयानक आवाजें आने लगी जिसमें से कोई अनजान चीज निकलकर कायल को अंदर खींचने लगती है। टेरन को समझ पाती इससे पहले कायल को अंदर खींच लिया गया था। टेरन के ऊपर भी हमला होने वाला था लेकिन वो वहाँ से भागकर एस्केपिंग पॉड के अंदर छुप गई। टेरन को तो कायल की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है कि वो वहाँ पर जिंदा भी होगा कि नहीं। इसीलिए सिचुएशन शांत होने के कारण टेरन अगले ही दिन गुफा में जाकर कायल को ढूंढती है। कायल तो बिना कपड़ों के जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी पर चिपचिपी सब्सटेंस लगे होते हैं। इसीलिए अब टेरन कायल को बचाने के लिए उसे लेकर एस्केपिंग पॉड के अंदर आ गई। टेरन तो इसीलिए बहुत ज्यादा शॉक थी क्योंकि कायल का आर्टिफिशियल पैर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, यानी कि उसकी जगह पे कायल का नया पैर ग्रो हो चुका होता है। टेरन ने जब कायल की ब्लड सैंपल टेस्टिंग की तब उसे पता चलता है कि कायल का डीएनए एक अनजान ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूटेट हो चुका है। कायल की बॉडी तो अब इस प्लेनेट की जानलेवा और टॉक्सिक गैसेस से एकदम इम्यून हो गई थी, यानी कि वो कोई अब नॉर्मल इंसान नहीं रह गया है। उसके पास तो उन अनजान ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटीज आ गई थी। थोड़ी देर में ही होश में आने के बाद कायल टेरन से पूछ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। टेरन कायल को बताती है कि ये सिर्फ एक छोटा सा हादसा था। कायल अब पूछने लगा कि हमारी स्पेसशिप के अंदर कितने सारे रिसोर्सेज बचे हैं और वो भी कितने दिन के लिए। टेरन तो दुखी होकर बताती है कि हमारे स्पेसशिप में अब कोई भी रिसोर्सेज बचे ही नहीं है और अब इन सारी चीजों की वजह से उनका एरोहेड स्पेसशिप भी लॉन्च होकर कहीं दूर निकल गया था, यानी कि वो दोनों अब इस पूरे प्लेनेट पर फंस चुके हैं। कायल का मानना था कि हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा अपने सर्वाइवल का, नहीं तो हम यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। वो दोनों तो अब निकल पड़ते हैं उसी गुफा के आसपास वाली जगह पर। उन्हें तो अपने सामने क्रिस्टल टाइप का बहुत ही बड़ा सब्सटेंस दिखाई दे रहा था। कायल जब उन सारे सब्सटेंस को अलग करता है तब उसके अंदर एक आदमी मौजूद था। उन दोनों ने कैसे भी ब्लैक आदमी को बाहर निकाला। डिटेल्स चेक करने पर टेरन को पता चलता है कि इस एस्ट्रोनॉट का नाम ओलिएंडर है, जो शायद अपनी क्रू से भटक गया था और यहाँ पर आकर कैद हो गया। कायल को ये पता चल चुका था कि ओलिएंडर के पास जो भी बायोमेट्रिक डेटा है उससे हम स्पेसशिप को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसीलिए अब वो ओलिएंडर के बायोमेट्रिक डेटा का यूज करने लगा। कायल बहुत ही ज्यादा खुश था कि आखिरकार वो स्पेसशिप को बनाकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वो टेरन से कहता है कि हम स्पेसशिप के अंदर ओलिएंडर को नहीं ले सकते क्योंकि कायल को अपने फादर को भी बचाना था। टेरन यहाँ कायल को विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ काम कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि वो अपने किसी भी साथी को मरने के लिए नहीं छोड़ते। टेरन की बातों से कायल कन्विंस हो गया था ओलिएंडर को स्पेसशिप में शामिल करने के लिए, पर तभी अचानक बाहर की तरफ ओलिएंडर को होश आ गया था। ओलिएंडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है। वो तो कायल को बता रहा था कि हैच एक बहुत ही बुरा आदमी है और उसने सभी को मार दिया। ओलिएंडर तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर पास ही में पड़ी हुई एक गन उठा लेता है और दोनों के ऊपर फायर करने लगता है। बहुत सारी गोलियां टेरन को लग गई थी जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। कायल तो ये देखकर डायरेक्टली ओलिएंडर को मारने लगा था। थोड़ी ही देर में वो उसे पूरा का पूरा खत्म कर देता है, लेकिन अब एक गोली आकर कायल को भी लग गई थी, इसीलिए वो जमीन पर ही गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब कायल की आंखें खुली तब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन उसे अपने सामने दो इंसानों के स्केलेटन दिखाई दे रहे थे। कायल को ये रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों स्केलेटन टेरन और ओलिएंडर के हो सकते हैं, लेकिन इतने कम समय में उन दोनों की बॉडी इस तरीके से हड्डी में कैसे बदल सकती है, ये बात कायल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। फिलहाल के लिए कायल अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो थोड़ा सा आराम कर सके। थोड़ी देर तक सोचने के बाद कायल को यह अंदाजा हो चुका था कि उसके बॉडी के अंदर जो
ऑर्गेनिज्म म्यूटेट हुआ है, उसी की वजह से ही आज वो जिंदा है। इस प्लेनेट के खतरनाक एनवायरनमेंट ने ही टैरन और ओलिएंडर की जान ली थी। अब स्पेसशिप के अंदर मौजूद एक एआई सिस्टम काइल को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लग जाती है। अब काइल के पास यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं था अकेले ही स्पेसशिप को ठीक करके यहाँ से निकलने का। इसीलिए वो स्पेसशिप के पावर कोर को ठीक करने के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाने लगा। काइल को तो अब किसी भी तरीके से अपने फादर को बचाना था। अब एक दिन जब काइल सो रहा था तो उसे अपने बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगी। ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि काइल डायरेक्टली स्पेसशिप से बाहर निकलकर गुफा की तरफ भागने लगा। थोड़ी देर बाद तो उसे कुछ भी याद ही नहीं होता कि उसने क्या किया। काइल तो डायरेक्टली कुछ दिनों बाद ही होश में आता है, जहाँ पर उसके सारे कपड़े निकल चुके थे। स्पेसशिप में आने के बाद काइल को वहाँ की एआई बता रही थी कि सिम्बियोट जो तुम्हारे बॉडी में है वही तुम्हारे बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करके तुम्हें एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि काइल जब होश में नहीं था तब वो एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका होता है। काइल को यहाँ पता चल चुका था कि उसे पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, यानी कि अब तक उसके फादर जो दूसरे प्लेनेट पर मौजूद थे वो मर चुके होंगे। काइल अपनी इस सिचुएशन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। अब काइल को उस अनजान प्लेनेट पर पूरे 3 साल बीत चुके होते हैं। काइल ने तो उस प्लेनेट पर सरवाइव करने की सारी चीजें सीख ली थी, पर उसे अब हमेशा अफसोस रहेगा कि वो अपने फादर को बिल्कुल भी बचा नहीं पाया। काइल तो किसी भी तरीके से खुद को कंट्रोल करके अपने आप को क्रिएचर में बदलने से रोक देता। पर अब एक दिन स्पेसशिप में मौजूद एआई सिस्टम ने काइल को एक थियरी बताई। उसने कहा कि जितना मैंने रिसर्च किया है उस हिसाब से ये ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे बॉडी में है वो कभी भी आत्मा को मरने नहीं देते। जिस तरीके से ओलिएंडर को तुमने 3 साल पहले मार दिया था तो उसकी आत्मा अभी भी किसी न किसी बॉडी में जिंदा होगी। जिस तरीके से 3 साल पहले तुमने ओलिएंडर को मार दिया था उसके आत्मा के साथ जो ऑर्गेनिज्म जुड़े होंगे वो इसी प्लेनेट की किसी न किसी बॉडी के अंदर मौजूद हो सकते हैं। यानी कि अगर जो भी इंसान इन ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो वो अमर हो जाता था। वो एक बॉडी में भले से ही मर जाता लेकिन उसकी आत्मा ट्रांसफर हो जाती एक दूसरी बॉडी में। हालांकि काइल को ये सारी बातें सच नहीं लग रही होती। तभी वो एआई काइल को एक आइडिया देती है कि तुम अपने आप को जान से मार कर देखो। काइल के पास तो कुछ और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो एआई की बात मान लेता है। उसने अपने आप को जैसे ही मारा तब उसकी दूसरी बॉडी में उसका जन्म हो जाता है। काइल की दूसरी बॉडी तो सेम टू सेम उसकी जैसे ही दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ काइल ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने अपनी मरी हुई बॉडी को एक चारी की तरह यूज किया जिससे कि ओलिएंडर के अंदर मौजूद उस खतरनाक क्रिएचर का शिकार किया जाए। थोड़ी देर के अंदर ही वो क्रिएचर वहाँ पर आ भी जाता है। काइल तो तुरंत ही ओलिएंडर के क्रिएचर पर फायर करने लगा जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। अचानक काइल को बहुत ज्यादा दूरी से एक जोर सी आवाज सुनाई दी। स्पेसशिप में जो एआई मौजूद थी वो बताती है कि मैंने सेम टू सेम आवाज तब सुनी थी जब काइल की पहली बार मृत्यु हुई होती है। यानी कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो एआई भी कह रही थी कि टैरन कहीं न कहीं किसी दूसरे बॉडी में जिंदा हो सकती है, लेकिन काइल को उसे ढूंढना होगा। काइल को इतने सालों में पहली बार कोई पर्पस मिला है अपनी जिंदगी जीने का और टैरन को ढूंढकर इस प्लेनेट से जिंदा वापस निकलने का। इसीलिए अब काइल एआई की मदद से बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपने लिए एक छोटा सा रोबोट तैयार करता है जो कि हर वक्त हवा में फ्लोट करते हुए उसे गाइड करता रहेगा। अब सारी चीजें सेट होने के बाद काइल अपने रोबोट के साथ निकल पड़ा था टैरन को ढूंढने के लिए। बहुत ज्यादा दूरी तय करने के बाद काइल को पहाड़ों के बीचों बीच काफी बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे। इसीलिए अब वो बिना कुछ सोचे समझे गुफाओं के अंदर जाकर चेक करने लगा। अचानक काइल को दीवारों पर अपनी और ओलिएंडर की पहली वाली बॉडी दिखाई देती है और इन बॉडी से वो खतरनाक क्रिएचर जुड़ चुके थे। काइल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये दोनों वापस जिंदा हो कि उसके ही अगेंस्ट हो जाएं। इसीलिए उसने ओलिएंडर का गला घोटकर उसे मार दिया। ओलिएंडर की मरते ही उससे जुड़ा हुआ वो क्रिएचर भी मर जाता है। लेकिन काइल की जब बारी आती है खुद के ही अवतार को मारने की तब वो थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि ये तो उसका ही अवतार है। तब उसकी हिम्मत ही नहीं होती ऐसा करने की। काइल तो अब बिना कुछ किए उस गुफा से बाहर निकल जाता है। उस जगह की मिट्टी को काइल ने नोटिस किया कि ये तो स्पेसशिप के लॉन्च होने का साइंस है, यानी कि उसके यहाँ ना होने पर टैरन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इस बात से काइल को काफी अच्छा लगता है कि टैरन अभी भी जिंदा है। अब अचानक आसमान में से लगातार कुछ मीटेओराइट जैसी चीजें गिरने लगी थी। काइल तो अपने रोबोट के साथ तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर ये खतरनाक मीटेओराइट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
एक सेफ जगह पर आने के बाद काइल रोबोट से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। गौर से देखने पर काइल को पता चला कि ये मीटेरॉइड नहीं बल्कि एरोहेड स्पेसशिप के मलबे हैं जो यहाँ पर गिरते जा रहे थे। लेकिन एरोहेड स्पेसशिप के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ से 3 साल पहले ही लॉन्च हो चुके थे। तब जाकर रोबोट के अंदर मौजूद हुए एआई ने बताया कि इस प्लेनेट का टाइम डायलेशन एकदम अलग ही है, यानी कि नॉर्मल अर्थ पर बिताया गया एक दिन यहाँ पर पूरे 1 साल के बराबर था। काइल को तो अब धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी। अब उस प्लेनेट के ऊपर एक और स्पेसशिप लैंड होती है जिसके अंदर हैच और उसके सारे सिपाही मौजूद थे। हैच तो डायरेक्टली काइल के पास आकर उससे चुराई गई सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है जो कि उसने एरोहेड स्पेसशिप से निकाली होती है। लेकिन काइल को भी अब सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए वो हैच को सारी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। काइल फिलहाल हैच से पूछने लगा कि आखिर तुम इस प्लेनेट पर आकर करना क्या चाहते हो। हैच ने तो सब कुछ बता दिया था कि वो इस जगह पर बहुत ही बड़ी बड़ी प्रिजन बनाना चाहता है। इस जेल के अंदर वो कई सारे अपराधियों से काम करवाएगा, क्योंकि प्लेनेट के अंदर काफी सारे मूल्यवान चीजें मौजूद हैं और उन्हें इस प्लेनेट पर चाहे कितनी भी साल लग जाएं, पृथ्वी पर उन सभी के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बीते होंगे। काइल हैच को जवाब देता है कि ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता थी और अब मैं तुम्हें अपने प्लान में कामयाब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हैच तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर काइल को वहीं पर मार के बेहोश कर देता है। काइल को जब होश आया तब वो देखता है कि उसके ठीक सामने टेरन मौजूद है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि हैच ने ही किडनैप कर लिया था। हैच तो अब काइल को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं टेरन को जान से मार दूंगा। कोई और ऑप्शन न होने के कारण काइल को बताना पड़ता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बनाए गए रोबोट के अंदर है। हैच के लोग जैसे ही उस रोबोट को देखने गए तभी अचानक उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। काइल ने तो जानबूझकर अपने रोबोट के अंदर बॉम्ब लगाया था जो कि उसे अपने रोबोटिक पैर में मिला होता है, यानी कि ये बॉम्ब हैच ने जानबूझकर काइल के पैर में लगाया था ताकि वो इस मिशन से वापस न लौट कर आए। और अब काइल अपने पूरे मॉन्स्टर के रूप में आने लगता है जिससे कि वो इन लोगों को खत्म कर दे। पूरे क्रिएचर वाले रूप में कन्वर्ट होने के बाद काइल हैच और उनके सारे दोस्तों को एक ही बार में मारकर खत्म कर देता है। लेकिन काइल को अपनी इंसानी रूप में वापस कन्वर्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए अब टेरन काइल की मदद करने के लिए उसके पास आती है और कहती है कि सो जाओ पहलवान, दिन ढलने को है। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर काइल का वो क्रिएचर वाला रूप एकदम से जाने लगा और वो अपने इंसानी रूप में कन्वर्ट हो गया। अब काइल और टेरन तो पूरी तरीके से आजाद थे, क्योंकि उनके पास अब हैच की स्पेसशिप भी होती है। वो तो अब अपनी सारी चीजें लेकर स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और इस प्लेनेट से दूर निकल जाते हैं। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी।